नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज अपडेट्स में। तो आज हम लेके आए हैं फिर से बिल्ट्रॉन डीईओ का आस्ट क्वेश्चंस। तो इसमें जो स्पेशल फोकस होगा वो एमएस एक्सेल पे होगा, फंडामेंटल पे होगा, पावर पॉइंट पे होगा। तो अभी तक का तो अगर देखा जाए तो इसमें इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ ऑलरेडी दिख दिया कि पीडीएफ और प्रीवियस आस्ट पेपर भी अवेलेबल आपको करवा दिए जाएंगे ऑन डिमांड पे। आप क्योंकि किसी कारण टेक्निकल रीजन से मेरा चैनल बहुत दिन से बंद पड़ा था, तो उस टेक्निकल रीजन से इसके कमेंट सेक्शन जबकि मैंने ऑन कर रखा है बट ये ऑटोमेटिक टर्न ऑफ फ्रॉम द यूट्यूब कर दिया गया है, जिसके कारण ये इसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। तो वो जल्द ही कमेंट सेक्शन टर्न ऑन हो जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को। ये मेरा नंबर है, आप नीचे लिखा है 9534493771। किसी तरह का असिस्टेंस या डायरेक्ट आप इस पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं नहीं तो कोई टीम का कोई भी ना कोई आपको इस नंबर पे रिप्लाई करके जो भी आपका क्वेरी होगा उसका रिप्लाई उसी पे कर दिया जाएगा। तो आपको अगर कुछ पूछना हो तो फिलहाल आप इस पे कर दो, क्योंकि कमेंट सेक्शन कुछ दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने एनालाइज किया है, जो बिल्ट्रॉन का जितने प्रीवियस पेपर है अप्रॉक्स 50 पेपर्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि पूछे गए हैं, तो उसको भी उसको कवर करा ही देना है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है दोस्तों वो एक्सेल पे किया गया है, फंडामेंटल पे किया गया है और एमएस वर्ड पे किया गया है, और अप टू सम एक्सटेंट पावर पॉइंट पे किया गया है। इसके अलावा जो भी, चूंकि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो प्रीवियस पेपर आया, अगर आप ये लेके तैयारी करते हो कि जो प्रीवियस पेपर आया चलो अब आगे भी वही आना है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आगे भी वही आना है। हो सकता है कि उनका कोई पैटर्न चेंज हो जाए मे बी, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो इसके लिए ईमेल से भी क्वेश्चन आएगा, इंटरनेट को भी लेके चलेंगे, इंटरनेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और तीसरा आपको हो गया एक्सेस से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों को भी लेके चलेंगे। और इसके अलावा नेटवर्किंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 60 में, जिस तरह आपको कट ऑफ आ गया था आई थिंक 30 के आसपास था, तो आपको लेके चलना है। जनरल कैटेगरी को लेके चलते हैं हम, अनरिजर्व को, क्योंकि कैटेगरी वाइज तो चलो 2-4 नंबर का प्लस माइनस होता है, लेकिन अगर लेके चलते हैं हम लोग टारगेट, तो कम से कम हम लोग अगर 45 प्लस मार्क्स का देके रखें तो हम लोग का फर्स्ट आवर में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जितना ज़्यादा आप नंबर लाओगे उतना ज़्यादा, अगर आपका टाइपिंग वीक भी है तो ये आपको सपोर्ट कर देगा। तो टाइपिंग की बात तो बाद में करेंगे। तो चलिए, आज बातें बहुत हो गई, तो ये भी आपको काम की ही बातें थी। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो सेशन चलेगा अभी। जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा एक लिमिटेड वीडियो एडिशन में उतने क्वेश्चन करा के, और उसका जो छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन होगा ताकि वो आपको बोरिंग ना लगे, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब बताता चलूँगा। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी भी मेरे चैनल में ये पता चला मुझे कि 54% लोग सिर्फ शो कर रहे हैं, देख रहे हैं बट सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है दोस्तों। अगर कुछ आएगा तो काम का ही चीज़ होगा, चलो आप देखो ना देखो, लेकिन काम का ही चीज़ है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आ चुका है मेरा क्वेश्चन, और ये मैंने पहले से यहाँ पे बना दिया, ये रफ एरिया है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आप देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन सेट्स है, और यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिवैक। तो यूनिवैक अभी जो दोस्तों क्वेश्चन होगा, आप इस पर थोड़ा भी घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा है, इसी जस्ट स्टार्टिंग। अगर कोई पहली बार शुरू कर रहा है तो 3-4 सेशन ऐसे ही चलेगा, इजी, फिर मॉडरेट पे आएंगे, फिर टफ पे आएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अगर हम देखते हैं यूनिवैक, तो UNIVAC, तो ये UNI, यहाँ पे आप इस पर नोटिस करना UNI, तो UNI से होता है हमारा यूनिवर्सल, ठीक है। UNI से यूनिवर्सल हो गया, UNIV, तो UNIV क्या हो गया, UNIV यूनिवर्सल के लिए हो गया फर्स्ट लेटर, A से ऑटोमेटिक हो गया और C से कंप्यूटर हो गया। ये याद रखना कि ये हमेशा कंफ्यूजिंग देगा आपको, कभी कभी कंप्यूटर दे देगा और कभी कभी कैलकुलेटर दे देगा। तो ये याद रखना कि ये कंप्यूटर है, यूनिवैक क्या है, कंप्यूटर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन होता है, तो क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन में सब चीज़ आ जाता है। वो अगर कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक कंप्यूटर में अगर आप देखो तो CPU होता है, ALU होता है ना, फिर हार्ड डिस्क होता है, ये सारे चीज़ तो कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता, सिंपल बस पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड वगैरह होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दिक्कत थोड़े बहुत आते ही रहते हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना और इस पर आप ध्यान लगाना। तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर में क्या क्या होता है, CPU होता है, ALU होता है, हार्ड डिस्क होता है, ये तो होता ही होता है। तो आप इस चीज़ को समझो तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो ऑपरेशन में क्या हो गया, एरिथमेटिक करेगा ही, जोड़ घटाव तो करेगा ही करेगा, लॉजिकल करेगा ही करेगा, कहीं भी लॉजिकल कंपैरिजन होता है कंप्यूटर का काम है, और स्टोरेज तो करता ही करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ऑल ऑफ द एबव डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। तो यहाँ पे ये सेट करने में हट गया, यहाँ पे आएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होगा। तो टू मेजर कंप्यूटर चिप क्या है, तो एक्सटर्नल कुछ नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, एक प्राइमरी होता है और एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो गया आपको डी। चलिए चौथे की ओर देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेज आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। तो चलिए यहाँ जनरेशन की बात आ गई, तो आप इस बात को याद रखना कि जनरेशन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें जनरेशन से क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसमें जनरेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। तो सबसे पहले हम आपको ये देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ तक बात इस क्वेश्चन की रह गई, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका हो गया यहाँ पे 4th जनरेशन। ठीक है, तो अभी आपको हम चलते हैं, एक चीज़ बता देते हैं कि किस जनरेशन में आपका कौन सा जो आपका कंप्यूटर है किस जनरेशन में है। तो ये जनरेशन से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन हमारा जो था वो कब से कब था। फर्स्ट जनरेशन हमारा, आपको ये भी याद रख लेना कि 40 से 50, मतलब 1940 से। ठीक है, 1940 से 50, और इसमें जो हमारा यूज होता था वो क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब, वी से वैक्यूम ट्यूब, याद रखना। और जो सेकेंड जनरेशन हमारा था वो 50 से 60 चला, मतलब 50 से 60, और इसमें क्या यूज होता था हमारा, 50 से 60, इसमें हमारा यूज होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, टी फॉर ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन हमारा चला 60 से 70, और इसमें हमारा यूज होता था आईसी, VTI। ठीक है, और हमारा फोर्थ जनरेशन में क्या, अभी आपने देखा यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, मतलब M। और जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है, जो मतलब हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, AI का, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वटीमा। ठीक है, तो आप एक VTIMA, आप इसको कोई भी अपना लॉजिक से बना लो। ठीक है, कोई भी इसको एक शॉर्ट करके आप बना सकते हो, लेकिन VTIMA, वटीमा, ये आपका जनरेशन बाय कंप्यूटर है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ 4th जनरेशन की बात हुई है, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर। एक मेन फ्रेम में और सुपर कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। तो मेन फ्रेम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नहीं, बट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने, आपने देखा होगा, आप सब लोग कहीं ना कहीं से पास आउट होंगे, ग्रेजुएट होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि आपने यूनिवर्सिटी में कभी आपने एक सिस्टम देखा होगा। अगर आपका ऑफिस में गए होगे तो वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा होता है, जो कि आई थिंक 50 लाख तक, करोड़ों की आती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे बड़ा काम होता है कि ये डेटा के स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, डेटा को स्टोर करने का कैपेसिटी और डेटा को प्रोसेस करने का कैपेसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारा। इस कारण से क्या होता है, ज़्यादा होने के कारण इसको क्यों यूज किया था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट होते हैं। आप सोच के देखो, यूनिवर्सिटी में मान लो कि 15,000 20,000 स्टूडेंट हैं। सपोज करो कोई भी यूनिवर्सिटी है, सपोज करो आप बिहार यूनिवर्सिटी, जिसमें 20,000 स्टूडेंट हो। किसी एक स्टूडेंट आया कि सर मुझे एडमिट कार्ड लेना है, और उसका नाम से या उसका रोल नंबर से अगर फेच करा जाए, तो वो अगर हमारा सिंपल कंप्यूटर होगा तो उसे खोजने में प्रोसेसर को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसमें जो प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर होता है ये मेन फ्रेम, इसमें 3-4 प्रोसेसर भी लगे होते हैं। तो ये क्या करता है कि उस 20,000 में से या 50,000 में से एक लड़के का पूरा डेटाबेस निकाल के यहाँ रख देता है, और वो भी विद इन टाइम, बहुत ही जल्दी। तो ये इसका काम है मेन फ्रेम का। और सुपर कंप्यूटर क्या है कि इसको देखो, सुपर कंप्यूटर इज द सबसे, अगर कहा जाए कंप्यूटर के मार्केट में तो सबसे ही हाई लेवल पे यही आता है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या है, नाम ही है सुपर, मतलब इसका काम नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। ये हमारा आज के डेट में जो आप देखते होगे कि जो मौसम का निर्धारण किया जाता है ना, जो फोरकास्टिंग किया जाता है मौसम का फोरकास्टिंग हो गया, या नेवी वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है ना कि एक फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है, मतलब आगे क्या हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए इसका यूज किया जाता है, और बड़े बड़े कामों में इसका यूज किया जाता है। तो ये सबसे फास्ट माना जाता है। जैसे परम है, ये सब वगैरह सुपर कंप्यूटर है। तो ये क्या कह रहा है कि डिफरेंस क्या है इसमें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिखा हुआ है, देखो, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स को करेंटली। देखा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ करने के लिए इसका यूज होता है, और ये कुछ ही काम के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत ही फास्ट होता है, सबसे फास्ट माना जाता है इसको। तो इसका आंसर होगा सी।
आगे चलते हैं। ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज EBCDIC, आप ASCII के बारे में सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरफेस इंटरचेंज, जो भी है इसका भी मैं आगे बता दूंगा। और EBCDIC तो इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये सिंपल आपको याद रखने की चीज़ें हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, आंसर इज ए। अब ये देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कुछ बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी कंफ्यूज कंट्रोल यूनिट मार दिया या फिर कुछ भी मार दिया, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका सी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, किसी भी डिस्क का मैग्नेटिक कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब वो कितना स्टोर कर सकता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब चलो मैग्नेटिक डिस्क पे आते हैं। मान लो कि कोई डिस्क है, ठीक है। अब इस डिस्क में क्या क्या बना होता है, आप लोग भी जानते होंगे। इस डिस्क में ट्रैक होता है, ट्रैक होता है, सुने होंगे या सुन लो अभी, ट्रैक होता है, ठीक है। उसके बाद से एक सरफेस होता है ना। तो ये कह रहा है ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, तो बिल्कुल, क्योंकि ट्रैक्स कितने बने होंगे उससे डिपेंड करेगा कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैक होंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगा। फिर कितने दूर में बना हुआ है, फिर डिस्क पैक, इसमें डिस्क पैक कितने लगे हुए हैं, तो ये सारे चीज़ पे ये डिपेंड करता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन अभी यहाँ से मिस हो गया है, कोई बात नहीं, अभी 10th देख लेते हैं, बाद में उसको देख लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए कॉम्पनसेट फॉर डिफरेंस इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल इट। ये कह रहा है स्टोरेज एरिया, जो स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा, जो स्टोरेज एरिया होता है जो डेटा यूज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें डेटा का यूज होता है, फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा, तो वो किस यूनिट को, मतलब व्हाट इज द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल, मतलब विच इज, इसका मतलब पहले ये समझना है कि स्टोरेज एरिया है यूज टू स्टोर डेटा, जो डेटा स्टोर के लिए यूज किया जाता है, तो उसका जो स्पीड होता है, जो डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसको जब एक्सेस करते हैं तो उसका स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जनरली आप पढ़े होगे कि बफरिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होगे, ठीक है। अगर नेट पे भी चलाओ तो वो बफरिंग में लेट हुआ या स्लो हुआ तो वो बफर पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बारडोम, वी कॉल इट। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो एक नया सा शब्द लग रहा है टायरसम एंड बोर्डरूम, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराना वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक डिलीजेंस, एक प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि टायरसम मतलब बिना थके हुए और बिना बोर हुए ये काम करता है, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हो, और बिल्कुल उतने ही क्रिएटिविटी और उतने ही एक्यूरेसी के साथ काम। अब ये नहीं कि कंप्यूटर को अगर आप 1 घंटा काम करने के बोलो तो ठीक है, अगर आप 3 घंटा काम करवा लो तो वो गलती करना शुरू कर दे। जैसे हम लोगों का ह्यूमैनिटी होता है, जैसे किसी काम को अगर बार बार कर रहे हैं या फिर बहुत लंबा करने लगे तो होता है कभी कभी गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये सिस्टम के साथ नहीं है, ये एरर फ्री होता है, ठीक है। एरर फ्री होता है विद ये थकाऊ भी नहीं होता है, बस यही समझ लो, यही कहना चाह रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिलीजेंस कहते हैं। अब बात करते हैं आईसी की। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आईसी कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा टाइम मैं देता हूँ, आप जल्दी से बताओ कि आईसी किस जनरेशन का कंप्यूटर होगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने इसको बताया था 2 मिनट पहले। अगर इससे पिछले क्वेश्चन में जाओ तो मैंने इसको बताया था। चलो कोई बात नहीं है, आप इसमें लगा लो 3rd जनरेशन का ये। तो मैंने इसके पहले चर्चा किया था VTIMA, ठीक है। तो आप इस लॉजिक पे आप याद रख लेना, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है ना, इसका कुछ भी बना के याद कर लो यार, क्योंकि ये पता नहीं क्यों हर एग्जाम में ये जनरेशन से क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CD रोम, तो CD का यहाँ मतलब हो गया आपको, क्या हो गया, देखो CD, एक बात इसका अर्थ छिपा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर आप जानते होगे कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और ये रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या कर रहा है, ये किस तरह का मेमोरी है। तो CD रोम किस तरह का मेमोरी होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग। CD रोम किस तरह का मेमोरी होगा। तो यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी रजिस्टर और मैग्नेटिक मेमोरी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका,
तो मेन है कि अगर यहाँ पे देखा जाए सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी गलत है, मेमोरी रजिस्टर ये भी गलत है, और मैग्नेटिक मेमोरी ये भी गलत है। देखो दोस्तों, CD रोम क्या होता है, आप लोग देखे होगे ना CD कैसेट, मतलब देखे तो हो गई, भले अब यूज नहीं हो रहा है। तो क्या करते थे इसमें, हम जनरली कहीं से गए और इसमें मूवी लेके आ गया, कोई फिल्म का मूवी 700 MB का होता था CD कैसेट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो ये करता क्या था, ये स्टोर करता था, ठीक है। और ये जो स्टोर होता था इसमें डेटा, इसको हम कभी भी कहीं भी देख सकते थे, ये ऐसा नहीं था कि बाद में फिर लॉस हो जाता था। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, याद रखना। तो CD रोम जो क्या होता है एक्चुअली, इट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी नहीं होता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है, तो प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम। तो आपको वो अभी नहीं जाना है, वो तो मैंने बता दिया से क्वेश्चन, बस जो प्राइमरी मेमोरी आपका रैम होता है। तो लेकिन CD क्या होता है, इसी देखो कितने क्वेश्चन निकलना है। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का रीड ओनली मेमोरी। CD रोम क्या है, तो सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है। CD रोम का जो कितना मेमोरी होता था, तो 700 MB, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो वो रैम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th में देखते हैं ए हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर हाइब्रिड लग गया तो डैट मीन्स कि उसमें बहुत सारे क्वालिटी ऐड हो गए, बस आप यही समझ लो। तो क्या ये डिजिटल कंप्यूटर को रिजेंबल करेगा, नहीं। एनालॉग को करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, दोनों को करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसलिए दोनों कंप्यूटर को रिजेंबल करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी लग रहा है कुछ मिस हो गया, चलो सब क्वेश्चन 2-3 हो गए सेट करने में, ऊपर से ही चले गए। तो चलो आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, उस सब क्वेश्चन को बाद में करके एक सेशन उसका भी देख लेंगे। द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। जो ALU सेक्शन होता है, जैसे आप जानते हो कि कंप्यूटर का जो CPU होता है उसमें कौन कौन सेक्शन होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो कह रहा है कि जो ALU का यूनिट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है कमांड को। वो कमांड कहाँ से आता है, तो वो कमांड कहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल सेक्शन से आता है, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी होगा नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी से कोई उसको लेना देना है ही नहीं। अगर मान लो एक्सटर्नल मेमोरी पेन ड्राइव है तो उससे क्या मतलब उसके कमांड को। प्राइमरी मेमोरी रोम है, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, समझे। तो वोलाटाइल मेमोरी को भी उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये देखना है कि इससे मतलब किसको है। तो यहाँ पे हो गया कैश मेमोरी से भी उसको मतलब नहीं है। तो ये कंट्रोल सेक्शन ही है जो कि उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए अब और देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये देखो कंपोनेंट पे क्वेश्चन आ गया, फिर घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, फिर जनरेशन से ही है। अब आप एक सेट अगर हम बनाते हैं, कहीं से एक सेट अगर निकालते हैं पेपर का क्वेश्चन का, तो उसमें जनरेशन से 2 क्वेश्चन मिल ही जाना है। तो फिर से वो मेरे को ये आ गया VTIMA वाला कॉन्सेप्ट फिर से याद आ गया। देखो मैं तीसरी बार चर्चा कर रहा हूँ एक ही सेशन में। अब आप देख लो किसका चीफ कंपोनेंट ऑफ किसका पूछ रहा है भैया, फर्स्ट जनरेशन का। तो V फर्स्ट जनरेशन के लिए V यूज हुआ था, V से वैक्यूम ट्यूब हुआ था। तो जिसमें भी वैक्यूम ट्यूब है उसको आंख बंद करके मार दो आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज ए। कह रहा है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में आप क्या यूज करोगे। तो आपको बता देता हूँ कि हार्ड कॉपी का मतलब वो होता है जो हमारे हाथ में प्रिंट होकर आ जाए, ठीक है। हार्ड कॉपी का वही मतलब होता है जो हमारे हाथ में प्रिंटर से निकल के आ जाए, और सॉफ्ट कॉपी का जो मेरे डिवाइस में ही है। तो ये कह रहा है कि हाई क्वालिटी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इरेजर प्रिंटर का क्वालिटी हाई नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। और नहीं इंकजेट का भी क्वालिटी अच्छा होता है, RGB मॉनिटर का भी और इंकजेट। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई क्वालिटी की जब बात आ गया, अब मान लो कि सबसे हाई रैंक होल्डर पूछा जाए और उसमें अगर 4 लोगों को रख दिया जाए, IPS रख दिया जाए, IAS रख दिया जाए, फिर क्लर्क रख दिया जाए, फिर चपरासी रख दिया जाए और एक वॉचमैन रख दिया जाए। तो यहाँ पे IAS तो हाई है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लर्क लो हो गया, या फिर वो भी अपने जगह हाई है। तो यहाँ पे सबसे हाई का पूछा, यहाँ पे क्या पूछा कि कलर भी होना चाहिए। तो आप देखे होगे कि बहुत लोग प्लॉटर के बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो प्लॉटर होता है कि बड़े से बड़ा पोस्टर, जैसे मान लो कि आपका कोई शॉप है और उस पर कोई किराना भंडार लिखा है, मान लो राजू किराना भंडार, देखोगे बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा प्रिंट वो भी क्लैरिटी के साथ छापना नॉर्मल प्रिंटर पे इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे हमको क्या यूज होता है, हमारा प्लॉटर यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस। जो कंपाइलेशन होता है सिस्टम में, ठीक है, तो उसमें प्रोसेस क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है,
कि कंपाइलेशन कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से। चलो एक दो क्वेश्चन चलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी सिस्टम बना, कोई भी कंप्यूटर बना तो वो बेसिकली किस चीज़ पे चलता है, प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम पे चलता है, तो प्रोग्राम किस चीज़ से बना होता है, तो उसमें एनालिसिस होता है, सिंटैक्स होता है, कोडिंग होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इसका आई थिंक सी, हाँ सी ही आंसर होगा इसका। लेक्सिकल एनालिसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया, कोड जनरेशन हो गया। चलो सेशन बहुत लंबा, कोड वीडियो को नहीं करेंगे, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन सा आईसी, ये तो पक्का हो गया कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता है, आईसी। देखो कहीं ना कहीं फिर टच कर दिया उसको। तो कौन सा आईसी यूज हुआ था हमारा थर्ड जनरेशन, ये याद कर लेना, एमएसआई और एलएसआई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ डी। चलिए दोस्तों देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बहुत जल्दी, चूंकि अभी 20 ही क्वेश्चन का किए हैं सेट, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो देखा जाए तो ये 50 क्वेश्चन का सेट हो गया। लेकिन फिर भी अगला सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि बहुत दिन बाद स्टार्ट किया हूँ, तो थोड़ा सा टाइम का मतलब ये मेकअप नहीं हो पाया। अगले सेशन में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। 943534493771, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर दो। आपका लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर मैं डाल देता हूँ। और कुछ भी चाहिए होगा, ये भी पीडीएफ चाहिए होगा, तो आपको ये 20 तक का भी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, आपको जिसको चाहिए। और बाकी जो टाइपिंग का भी एक वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए वो वीडियो अलग चलेगा जो टाइपिंग से रिलेटेड होगा। जिनको टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अभी से स्टार्ट कर दें, तो उसके लिए अभी वीडियो बनेगा जल्दी, आज से कल में वो भी आ जाएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।